हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैसूर वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो मैसूर वर्कशॉप आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि अगर बात करें तो एग्ज़ाम डेट अभी हाल ही में 2 फरवरी 2024 को पेपर कंडक्ट करवाया गया था। जिसमें अगर बात करें तो यह पेपर जो कंडक्ट करवाए गए थे वह 25% प्रमोशनल कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट हुआ था। इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो टोटल 110 प्रश्न कैंडिडेट से पूछा गया था, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न को अटेम्प्ट करना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर में अगर बात करें तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, जो कि इस यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत मेंशन कर दिया गया है। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो पूछे गए हैं मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस ऑफ बॉर्न बिल प्रोफाइल। बॉर्न बिल प्रोफाइल यानी WWP। इस केस में मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस कितना होगा और मिनिमम कितना होगा, ये यहाँ पर मैक्सिमम के केस में पूछा गया है। तो जो हम WWP यानी बॉर्न बिल प्रोफाइल जो करते हैं वो जो हम व्हील के जो लाइफ होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक यूज में लिया जा सके, इस पर्पज़ को देखते हुए हम बॉर्न बिल प्रोफाइल्स का स्टेटस को अपनाते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर बात करें मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस का तो 25 mm इसका मैक्सिमम होता है, जबकि अगर बात करें मिनिमम का तो 20 mm इसका मिनिमम होता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वो मैक्सिमम के रिगार्डिंग पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 25 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट डैश kg वेट, यानी जो अलार्म चेन का जो टेस्टिंग किया जाता है वो कितने kg वेट के साथ किया जाता है। तो जो हम बात करें टेस्टिंग ऑफ अलार्म की तो चेन की तो अप्रॉक्स 7 to 10 kg वेट से किया जाता है इसका टेस्टिंग। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 10 kg ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 16 बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ, यानी ICF कोच का जो 16 बार होता है वो किस शेप में कंसिस्ट होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह मेनली जो ICF कोच के जो 16 बार होते हैं वो जेड सेक्शंस में कंसिस्ट होते हैं, बने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ चेन्स और बार रोप्स, यानी जो यहाँ पर पूछा गया कि जो चेन्स और बार रोप्स जो यूज में लेते हैं हम उसकी जो टेस्टिंग की जो आवधिकता होता है वो क्या होता है। तो चेन और बार रोप की जो टेस्टिंग होता है वह 1 ईयर के इंटरवल पर किया जाता है, यानी वंस इन अ ईयर, यानी वर्ष में एक बार इसका टेस्टिंग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है इनहेंस्ड प्रूफ लोड ऑफ ड्रॉ गियर एंड स्क्रू कपलिंग, यानी ड्रॉ गियर एवं स्क्रू कपलिंग का जो इनहेंस्ड प्रूफ जो बढ़ा हुआ जो प्रूफ लोड है वो कितने टन होता है। तो ये अप्रॉक्स 75 टन होता है, जो कि इनहेंस्ड प्रूफ लोड है स्क्रू कपलिंग और ड्रॉ गियर के मामले में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइडेड इन BMBC फॉर AC कोचेज, यानी जो ICF कोच के अंतर्गत जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर टाइप्स के जो AC कोचेज होते हैं इनको जो ब्रेक रिंगिंग में जो इम्प्रूवमेंट लाकर इनकी जो मैकेनिकल एडवांटेज में जो सुधार लाया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो AC कोच के मामले में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो कितना होता है। तो सिंपली हम बात करें कि AC कोच में जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है वह 8.4 होता है AC कोच के मामले में। वहीं अगर आपसे नॉन AC के कोच के मामले में अगर पूछा जाता तो यह 7.644 इस नॉन AC कोच के लिए मैकेनिकल एडवांटेज होता। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
एसी कोच के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो 8.4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, डैश कंट्रोल्स द लैटरल मूवमेंट्स ऑफ व्हील्स इन आईसीएफ कोचेज। यानी आईसीएफ कोच में जो व्हील्स के जो लैटरल मूवमेंट्स जो कंट्रोल करते हैं वो कौन करते हैं, तो वह सिंपली एक्सेल गाइड के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक्सेल गाइड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन फिएट बोगी। फिएट बोगी में किस प्रकार के बियरिंग प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देखिए कि जो फिएट बोगी होता है वह एलएचबी कोच के अंतर्गत हमारा फिएट बोगी का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो बियरिंग यूज में लिए जाते हैं वह सीटीआरबी यानी कार्टेज टाइप रोलर बियरिंग का प्रयोग लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द प्लेट थिकनेस ऑफ 16 टन आईसीएफ बोगी इज। यानी जो 16 टन के जो आईसीएफ बोगी के जो प्लेट थिकनेस होता है वो कितना होता है। तो नॉर्मली हम दो तरह के आईसीएफ बोगी यूज करते हैं, एक नॉन एसी पर्पस के लिए और एक एसी पर्पस के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो 13 टन के जो बोगी होता है इसका जो प्लेट थिकनेस होगा वो अप्रॉक्स 12 mm यानी 12 mm के अप्रॉक्स होगा। वहीं 60 टन वाले जो हमारे बोगी होंगे जो एसी कोचेस के लिए यूज में लिया जाता है, इनका जो प्लेट थिकनेस होगा वह 60 mm होगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया था वह 16 टन के लिए जो आईसीएफ बोगी का जो प्लेट थिकनेस होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 16 mm। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम ऑन कोचेज डिल्ट एज पर आरडीएसओ पैम्पलेट्स। यानी जो कोचेज के केस में हमारा एयर ब्रेक सिस्टम के रिगार्डिंग जो हमारा मेंटेनेंस आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स के द्वारा जो दिया गया है, यह सिंपली याद रखिए यह जो दिया गया है वो आईसीएफ कोच के लिए दिया गया है। तो इस केस में जो एयर ब्रेक सिस्टम के लिए जो पैम्पलेट्स है एयर ब्रेक सिस्टम के लिए वह C8805 दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है C7907 के रिगार्डिंग में, तो यह सिंपली हमारा व्हील और एक्सल से रिलेटेड होता है। इसके अलावा C6803 जो है वह हाइड्रोलिक जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं जो ब्लास्टर स्प्रिंग के पास लगा होता है, इनके टेस्टिंग से रिलेटेड होता है। यह तो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स के लिए जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स दिया गया है वो C6803 दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट मेथड इज यूज्ड टू हीट अ रोलर बियरिंग व्हाइल माउंटिंग द सेम। यानी यहाँ पर बोला गया है किस प्रकार के मेथड का यूज किया जाता है जब एक रोलर बियरिंग को माउंट किया जाता है। तो माउंट करने के लिए जब भी हम कोई रिंग शेप्ड मेटल पार्ट्स हो या जो हमारा रोलर बियरिंग हो, जब उसे माउंट करने की रिक्वायरमेंट होता है तो उससे पहले उसको हम इंडक्शन जो हीटिंग होता है उनके माध्यम से उन्हें माउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन माउंटिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, POH ऑफ NMG HS कोच इज टू बी डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ। यानी जो NMG कोच जो होते हैं, जब हम कोई कोचेज को पैसेंजर्स के बाद यूजेस के बाद हम उसको जब गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, मालगाड़ियों में जो हम ऑटोमोबाइल्स जो कैरियर करने के लिए, तो उसको हम NMG के नाम देते हैं। तो NMG नॉर्मली हमारा न्यू मॉडिफाइड गुड्स होता है और इसमें जो HS लगाया गया है सफिक्स वह सिंपली हाई स्पीड कोचेज के लिए दिया गया है। तो इनका जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है वह अप्रॉक्स 24 मंथ्स के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हील बेस ऑफ एलएचबी बोगी, यानी जो एलएचबी कोच के लिए जो फिएट बोगी जो यूज में लिए जाते हैं, इनका व्हील बेस जो होता है, तो यहाँ पर सिंपली बात करें हम एलएचबी के केस में जो हमारा व्हील बेस होता है वह 2560 mm होता है। वहीं बात करें हम आईसीएफ का तो यह 2896 mm होता है। कैसना बोगी के केस में यह 2000 ±5 mm। वहीं बात करें वंदे भारत के केस में तो यह 2700 इसका व्हील बेस होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा व्हील बेस ऑफ एलएचबी बोगी के लिए वह 2560 mm, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम्ड, यानी यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से प्रोसेस में इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम्ड। तो सिंपली हम बात करें जो हमारा GTAW, जिसे हम अदर लैंग्वेज में बात करें तो TIG वेल्डिंग बोलते हैं। GTAW यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होता है और TIG सिंपली हमारा टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। इसके मामले में हमारा जो वेल्डिंग होता है यह सिंपली हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करता है, जिसका पर्पस होता है सिंपली आर्क को क्रिएट करना होता है। तो इस केस में हमारा कोई भी इलेक्ट्रोड को कंज्यूम नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी TIG वेल्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को यूज करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बेस्ट क्रोजन रेसिस्टेंट स्टील इज, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो क्रोजन रेसिस्टेंट हो यानी जंग रोधी वाले जो बेहतरीन सबसे बढ़िया जो स्टील होता है वह सिंपली हमारा कॉटन स्टील होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बेस्ट क्रोजन जो रेसिस्टेंट स्टील है वो कॉटन स्टील है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिनिमम बफर हाइट ऑफ अ कोच वाइल टर्निंग आउट फ्रॉम द शॉप फ्रॉम रेल लेवल, यानी रेल लेवल के मामले में जो मिनिमम बफर हाइट होगा कोच का जब वह शॉप से निकलेगा, टर्निंग आउट फ्रॉम शॉप, तो उस दौरान मिनिमम जो हाइट होगा कोच का फ्रॉम रेल लेवल से वो 1090 mm मिनिमम होना चाहिए जब वह शॉप से रिलीज हो रहा हो। तो इस केस में हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1090 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वेन वेल्डिंग विथ अ डायरेक्ट करंट मशीन रिवर्स पोलैरिटी द इलेक्ट्रोड होल्डर वुड बी, यानी यहाँ पर बोला गया कि जब वेल्डिंग को डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी के माध्यम से किया जाता है तो उस दौरान जो इलेक्ट्रोड होल्डर है उसको उसका कनेक्शन है किससे होता है। तो सिंपली हम बात करें कि जो वेल्डिंग जो होता है वो सिंपली दो तरह से होता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और एक होता है हमारा डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, जिसे हम RP से डिनोट करते हैं। लेकिन चूंकि प्रश्न हमसे रिवर्स पोलैरिटी के रिगार्डिंग पूछा गया था तो यहाँ पर स्ट्रेट पोलैरिटी को आप आउट कर ले। डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी के अंतर्गत सिंपली हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, जबकि इसके अंतर्गत जो हमारा वर्कपीस जो होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से होता है। इसके अलावा बात करें जो इसमें जो हीट जनरेट होता है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हीट जनरेट होता है वह 2/3 जनरेट होता है, जबकि वर्कपीस के अंतर्गत जो हीट जनरेट होता है वह 1/3 हीट जनरेट होता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी रिगार्डिंग, जिसमें जो इलेक्ट्रोड होल्डर होगा वह पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप्ड टू, यानी यहाँ पर पूछा गया कि जो जब भी हम फुल सर्विस एप्लीकेशन करते हैं उस दौरान जो ब्रेक पाइप का प्रेशर जो ड्रॉप किया जाता है वह सिंपली एबव 1 से लेकर 1.5 kg के बीच प्रेशर हम ड्रॉप करते हैं, जिस
प्रोसेस को हम फुल सर्विस एप्लीकेशन के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंप्रेग बोर्ड्स ऑफ डैश थिकनेस आर टू बी यूज्ड फॉर कोच फ्लोरिंग एज पर RDSO स्पेसिफिकेशंस C9407। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो RDSO के द्वारा जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है C9407, इसके अनुसार जो कंपेयर जो बोर्ड जो हम कोच के फ्लोरिंग के लिए यूज में लेते हैं, इसका जो थिकनेस होता है वह सिंपली हमारा 12 mm थिकनेस का हम यूज करते हैं, जो कि RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर C9407 के अनुसार बताया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द अमाउंट ऑफ वेरिएशंस परमिटेड फॉर द बेसिस साइज इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो बेसिक साइज में जो कोई हमारा कोई आइटम है, इसमें जो बेसिक साइज में जो हम वेरिएशन अलाउ करते हैं, चूंकि हमारा एग्जैक्ट साइज का कोई भी आइटम बनाना काफ़ी पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में हम कुछ रेंज देते हैं, जिस रेंज को हम टॉलरेंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम कुछ प्लस या माइनस के रेंज में कुछ हम बेसिक साइज से दिया जाता है, यह हमारा टॉलरेंस कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टॉलरेंस भी हमारा अगर बात करें तो टॉलरेंस भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है बाइलेटरल टॉलरेंस और एक होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस। सिंपली जो हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस है वो दो तरफ मूवमेंट करेगा प्लस और माइनस में, जबकि जो यूनिलेटरल जो टॉलरेंस होता है वो सिंपली हमारा एक डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव या तो नेगेटिव किसी एक डायरेक्शन में यह मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट सुटेबल फॉर इम्पैक्ट लोड्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल सुटेबल नहीं है फॉर इम्पैक्ट लोड के लिए। इम्पैक्ट लोड यानी कभी जब हम कोई लोड वगैरह देते हैं, प्रभाव जो लोड का प्रभाव होता है, इम्पैक्ट होता है, उसके लिए कौन सा मटेरियल सुटेबल नहीं है। तो सिंपली जो हमारा कास्ट आयरन जो होता है, ढलवा लोहा, तो यह हमारा इम्पैक्ट लोड के लिए जो सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि यह नेचर में जो हमारा कास्ट आयरन होता है यह ब्रिटलनेस, इसका जो नेचर होता है वो काफ़ी हाई ब्रिटलनेस नेचर का होता है, जिस पे जैसे ही हम इस पे इम्पैक्ट लोड डालते हैं तो यह बिना कोई वार्निंग दिए हुए ब्रेक्स हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह सुटेबल नहीं है कोई भी इम्पैक्ट लोड्स के लिए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द गिवन कंपोनेंट्स इज टेस्टेड फॉर डिफेक्ट्स यूजिंग रेडियोग्राफी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंपोनेंट्स को रेडियोग्राफी की मदद से हम टेस्टेड करते हैं। तो सिंपली जो हमारा रेडियोग्राफी यानी जो हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट हो, ये जो हम करते हैं, यह हम बोगी फ्रेम्स को टेस्ट करने के लिए हम सिंपली करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोगी फ्रेम्स। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो हमारा जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है NDT, इसमें हमारा सिंपली UST टेस्ट हो, DPT हो, DPT के अलावा हमारा जाइलो टेस्ट होता है, और जाइलो टेस्ट के अलावा हमारा मैग्नाफ्लेक्स टेस्ट होता है। ये सारे टेस्टेड जो अलग अलग डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम यूज में लेते हैं, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो व्हाट इज द साइज ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स क्लास A2 यूज्ड इन वर्कशॉप। वर्कशॉप के अंतर्गत जो A2 क्लास A2 साइज के जो इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के लिए यूज में लिया जाता है, इसका साइज क्या होता है। तो सिंपली हम बात करें जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जो मैनुअल दिया गया है, इनके अनुसार जो टाइप्स बताए गए टोटल वो 34 टाइप्स के हमारा इलेक्ट्रोड के टाइप्स बताए गए हैं, जो कि A1 से स्टार्ट होकर N3 तक यह जाता है, जो कि टोटल 34 क्लासेज में बताए गए हैं। इसमें हम बात करें तो केवल क्लास A2 के लिए पूछा गया है कि इलेक्ट्रोड वेल्डिंग का जो साइज होगा
वह कितना होगा, तो वह सिंपली 4 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वाई रोप विथ 25 mm डाइमेट्रिन कैन सेफली टेक अ लोड ऑफ, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोई 25 mm की जो डायमीटर के जो हमारा रोप्स होते हैं, इनका जो सेफ्टी लोड हम आसानी पूर्वक ले सकते हैं, वो कितने टन तक हम ले सकते हैं। तो सिंपली जो हमारा 25 mm की जो हमारा डायमीटर स्लाइंगिंग के लिए जो हम सेफ्टी लोड लेते हैं, वो हमारा 4 से 5 टन तक हम ले सकते हैं अप्रॉक्स। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, यानी जो बफिंग होता है वो एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें जो हमारा मेटल्स के जो लस्टर होता है उसे बाहर लाया जाता है, यानी द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट द लस्टर ऑफ मेटल, यह बफिंग के प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर स्टोर प्रोसीजर S1313 इज एन इंडेंट फॉर, यानी जो स्टोर प्रोसीजर के अंतर्गत जो हम एक फॉर्म यूज में लेते हैं S1313, इसका उपयोग जो होता है वह सिंपली हमारा स्टॉक आइटम के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा S1302 का जो प्रयोग किया जाता है वह नॉन स्टॉक आइटम के लिए किया जाता है, तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्किल, यानी एक सर्किल का जो आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है। तो सिंपली कोई जो हमारा इस तरह से हमारा प्रोजेक्शन होता है, इस प्रकार के प्रोजेक्शन जो हमारा होगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो सर्किल का होगा, वो सिंपली नीचे हमारा 30 डिग्री पर बनता है और सारे एंगल हमारा अंदर का 120 डिग्री होता है जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है वो कितने डिग्री पर होता है, तो इसका सिंपली उत्तर 120 डिग्री पर होगा। और इसके अंतर्गत जो प्रोजेक्शन जो सर्किल का होगा वह कहलाएगा इलिप्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द प्लान हेड डीलिंग विथ मशीनरी एवं प्लांट्स इज, यानी जो मशीनरी एवं प्लांट्स के लिए एमएनपी के लिए जो प्लान हेड डील करता है वो कौन सा है। तो प्लान हेड 41 जो है वो मशीनरी एवं प्लांट यानी एमएनपी से रिलेटेड होता है। प्लान हेड 42 वर्कशॉप एवं जो प्रोडक्शन यूनिट होता है उनसे रिलेटेड होता है। और इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्लान हेड 21 से, जो कि आरएसपी यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। यह बार बार रिपीट किए जाने वाला प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था मशीनरी एवं प्लांट के रिगार्डिंग में, तो यह प्लान हेड 41 से रिलेटेड होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, अंडर होम विच एजेंसी न्यूट्रल टेरेन एग्जामिनर वर्क, यानी न्यूट्रल टेरेन एग्जामिनर जो वर्क करता है कौन से एजेंसी के अंतर्गत। तो न्यूट्रल यहाँ पर ध्यान रखें, न्यूट्रल टेरेन एग्जामिनर के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह सिंपली IRCA यानी इंडिया रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन के अंतर्गत यह वर्क करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी IRCA इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत न्यूट्रल टेरेन एग्जामिनर वर्क करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, CCL यानी चाइल्ड केयर लीव इज गिवन मिनिमम डैश एट अ टाइम एंड डैश इन अ ईयर, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो चाइल्ड केयर लीव CCL जो प्रोवाइड करवाया जाता है फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज़ को, इस केस में उन्हें एक बार में कितने दिन की छुट्टी और वर्ष में कितने टाइम्स वो ले सकते हैं, ये प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है। तो सिंपली जो हमारा
और रेलवे बोर्ड लेटर नंबर जो हमारा 64/2019 के अंतर्गत जो लाया गया था, इसमें बताया गया था कि जो चाइल्ड केयर लीव के अंतर्गत मिनिमम आप 5 डेज एक बार में ले सकते हैं और 3 स्पेल्स यानी 3 बार वर्ष में आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपका 5 डेज और वर्ष में 3 टाइम्स आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रीस। क्रीस का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो क्रीस होता है वो सिंपली जितने भी हमारे ऑनलाइन जो वर्क्स हो, जैसे कि जो हमारा FMM हो, CMM हो, जो FOIS हो, जितने भी हमारे टेक्निकल जो ऑनलाइन जो वर्क्स होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग जो होता है वह CRSC क्रीस के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड टू ड्रॉ डिस्पोजल ऑफ सरप्लस स्टोर्स। यानी यहाँ पर बोला गया कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज हम सरप्लस स्टोर्स को डिस्पोजल करने के लिए हम करते हैं। तो सिंपली जो हमारा जितने भी सरप्लस स्टोर्स है उसको डिस्पोजल करके वापस हम स्टोर को जो भेजते हैं, इसके लिए जो हम फॉर्म यूज करते हैं वह इस 1519 का प्रयोग करते हैं, यानी 1539 का, जिसके माध्यम से इसे आप एडवाइस नोट भी बोला जाता है, जिसके माध्यम से जितने भी हम सरप्लस स्टोर है उसको हम ड्रॉ करते हैं, डिस्पोजल करते हैं। इसको कहीं कहीं आपको DS8 नोट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी AS 1539 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फैक्ट्री एक्ट 1948 वाज अमेंडेड इन द ईयर। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है उसका संशोधन कौन से वर्ष में किया गया। तो सिंपली अगर बात करें हम कि जितने भी हमारे फैक्ट्री एक्ट है अभी तक लगभग 7 टाइम इसका अमेंडमेंट किया जा चुका है, जिसमें जो लास्ट टाइम जो अमेंडमेंट किया गया था वह 1987 में इसका अमेंडमेंट किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अंडर CLW इंसेंटिव स्कीम फॉर अ जॉब इफ 26,700 मैन आवर्स इज द अलाउड टाइम, टोटल मैन पावर रिक्वायर्ड इज। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो चितरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत कोई जॉब के लिए अगर 26,700 मैन आवर्स अगर उपलब्ध हो एज ए अलाउड टाइम के रूप में, तो इसमें टोटल जो मैन पावर रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए सिंपली आप ध्यान रखें, जब भी आपसे CLW पैटर्न के अंतर्गत अगर मैन पावर के लिए अगर पूछा जाता है तो किसी भी वर्कशॉप के अंतर्गत यानी मैकेनिकल कोड के अनुसार अगर बात करें तो सिंपली 267 आवर्स यहाँ पर रखा गया है पर मंथ, जो कि यहाँ पर एम्प्लॉयज के लिए रखा गया है। CLW पैटर्न के अंतर्गत सिंपली हमारे 3 तरह के कर्मचारी कैटेगोराइज किए गए हैं, जिसमें डायरेक्ट वर्कर जिसे हम DW से डिनोट करते हैं, सेकेंड हम EIW यानी इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर्स, और थर्ड जो होता है हमारा वो इनडायरेक्ट वर्कर जिसे हम IW से इंडिकेट करते हैं। इसमें हम बात करें डायरेक्ट वर्कर के अंतर्गत जितने भी टेक्नीशियंस आते हैं उसे हम डायरेक्ट वर्कर के अंतर्गत रखा जाता है। EIW के अंतर्गत हमारा जो JE सुपरवाइजर्स ग्रेड्स के जो होते हैं उनको EIW के अंतर्गत, इसके अलावा क्रेन ड्राइवर जो होते हैं उनको भी EIW के अंतर्गत ही रखा जाता है, जबकि IW के अंतर्गत जितने भी असिस्टेंट वगैरह होते हैं उनको IW के अंतर्गत रखा जाता है। तो सिंपली यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर मैकेनिकल कोड वर्कशॉप के अनुसार पर मंथ 267 आवर्स रखा गया है काम के लिए। तो यहाँ पर हम देखें अगर कि जो डायरेक्ट वर्कर को रिक्वायर्ड होता है कि जब भी हम अलाउड टाइम जो दिया जाता है डायरेक्ट वर्कर के लिए वह
अलाउड टाइम बाई जो हमारा 267 जो पर मंथ होता है हमारा, तो यहाँ पर हमें अलाउड टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है हमारा 26,700 दिया गया हमारा अलाउड टाइम। और जबकि जो पर मंथ जो हमारा होता है अवेलेबल जो होता है कर्मचारी के लिए आवर्स वो 267 है। तो यहाँ पर सिंपली करेंगे तो आपका 100 निकल कर आएगा। यह 100 तो नॉर्मली आपका इतना मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन डायरेक्ट वर्कर के केस में अगर बात करें हम तो जो लीव रिजर्व रखा जाता है, जो एलआर रिजर्व रखा जाता है वो 12.5% इसके लिए लीव रिजर्व रखा जाता है। तो यहाँ पर सिंपली अगर बात करें तो 100 का आप 12.5% अगर निकालते हैं अगर, तो आपका टोटल 112.5 आवर्स यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि डायरेक्ट वर्कर का मैन पावर इसमें होगा। जब हमारा अलाउड टाइम अगर 26,700 अगर देता है तो इस केस में हमारा जो मैन पावर होगा केवल और केवल डायरेक्ट वर्कर का वह 112.5 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगा। इसके अलावा हमारा EIW और इनडायरेक्ट वर्कर का भी हमारा यहाँ पर सहयोग होता है। तो EIW जो होता है तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देख ले कि डायरेक्ट वर्कर के लिए जो हम यहाँ पर अगर 112.5 यहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगा, जबकि जो हमारा EIW और IW जो होता है वह हमारा डायरेक्ट वर्कर के मुकाबले हमारा 50% हमारा मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है कि जितने भी डायरेक्ट वर्कर होंगे उसके 15% हमारा EIW और IW से हमारा कर्मचारी होगा। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 112.5 इंटू 100 करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर 15 रखेंगे क्योंकि 15% हमें रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर जब आप निकालने की कोशिश करेंगे आप तो देखेंगे कि यहाँ पर आपका 16.875 निकल कर आएगा, यानी डायरेक्ट वर्कर आपका 112.5 है और EIW और IW के लिए जो मैन पावर होगा वह 16.875 निकल कर आएगा। तो इस केस में दोनों को जब आप ऐड करेंगे और 16.875 तो आपका सिंपली जो निकल कर आएगा वो 129.375 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर सिंपली जो हम अप्रॉक्स निकालेंगे अगर डाटा तो 129 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगा, जब अगर CLW इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत हमारा 26,700 मैन पावर दिया गया हो तो उस केस में जो टोटल मैन पावर रिक्वायरमेंट होगा वो 129 होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है कि डैश इज एन ऑनलाइन ग्रीवांसेस रिड्रेसल मशीनरी फॉर इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे के लिए जो ऑनलाइन ग्रीवांसेस जो रिड्रेसल मशीनरी है वो कौन सा है, तो वह सिंपली हमारा निवारण एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन किसी भी ग्रीवांस को आप एड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है 5S मेथड एट वर्क प्लेस मीन्स शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन होता है। यानी इसका मतलब होता है कोई भी वर्क्स पैलेस के अंतर्गत अगर किसी भी हम फंक्शनिंग को मॉडिफाई करना हो जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, क्वालिटी इंक्रीज करे, जब और साथ ही साथ जो हमारा लगने वाला जो कॉस्ट है उसको रिडक्शन किया जाए, कम किया जाए, तो इसके लिए हमारा 5S मेथड को अप्लाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारा होता है सॉर्ट, यानी किसी भी आइटम को सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट आइटम को सॉर्ट करना होता है, फिर उसको हम सेट इन ऑर्डर में हम सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको साइन करना होता है, चमकाना होता है, फिर इसके बाद इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, बढ़िया क्वालिटी में किया जाता है, फिर इसके बाद सस्टेन होता है, यानी जो स्टैंडर्डाइज किए हैं उसको बनाए रखना होता है। यह 5S मेथड होता है जिसके माध्यम से किसी भी वर्क्स पैलेस में
प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, साथ ही साथ जो हमारा कॉस्ट है उसको रिडक्शन करने में सहयोग मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्डाइज इसका 4th कॉलम में फिल किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द करेंट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में जो अभी वर्तमान में जो चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वह श्रीमती जया वर्मा सिन्हा, अभी वर्तमान में वह चेयरमैन रेलवे बोर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चेयरमैन और के अंतर्गत अगर बात करें तो मेनली 4 मेंबर्स होते हैं वर्तमान में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मेंबर्स हो या ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक का हो या ऑपरेशन एवं बिजनेस डेवलपमेंट, और जो चौथा हमारा जो मेंबर्स होते हैं रेलवे बोर्ड के अंतर्गत वो फाइनेंस सेक्टर्स का होता है। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल की अगर बात करें हम तो इसके अंतर्गत जो HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज से हो, इसके अलावा RPF के लिए डायरेक्टर जनरल होता है, इसके लिए RHS के लिए होता है, फिर इसके अलावा जो सेफ्टी कैटेगरी होता है इसके लिए भी डायरेक्टर जनरल होते हैं। तो इस प्रकार रेलवे बोर्ड का जो बोर्ड स्तर पर जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अंडर CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम व्हाट % EIW इज अलाउड। यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्रश्न नंबर 34 के अंतर्गत हमने देखा था कि जो हमारा EIW है इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर जो है हमारा, जिसके अंतर्गत हमारा सुपरवाइजरी ग्रेड्स और जो हमारा क्रेन ड्राइवर जो आते हैं इनको रखा जाता है। इनको जो डायरेक्ट वर्कर को मिलने जो मैन पावर होता है उनके मुकाबले में, ध्यान रखिए यहाँ पर मैन पावर के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मैन पावर केस में केवल और केवल 50% ऑफ डायरेक्ट वर्कर यहाँ पर अलाउ होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट ए डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड, यानी फर्स्ट एड के अंतर्गत जो ABC टर्म होता है इसमें जो ए डिनोट करता है क्या डिनोट करता है। तो सिंपली यहाँ पर हम बात करें अगर कि जो ABC जो होता है फर्स्ट एड के अंतर्गत, इसमें सिंपली पहला होता है ईयरवे, सेकेंड होता है बी से ब्रीथिंग, और सी से जो यहां पर डिनोट किया जाता है वह सर्कुलेशन को डिनोट किया जाता है। तो यहां पर ए से रिलेटेड पूछा गया था कि ए क्या डिनोट करता है, तो यह सिंपली ईयरवे को डिनोट करता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हेन वाज द वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट इन्फोर्स्ड, यानी यहां पर बोला गया कब वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट को लागू किया, प्रभाव में लाया गया था, इन्फोर्स्ड किया गया था। तो सिंपली यहां पर देखिए कि जो हमारा वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट जो है, वर्क्समैन को अब वर्तमान में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया है, जिसको जो हमारा 2023 जो 1923 जो हमारा था कंपनसेशन एक्ट, इनको जो प्रभाव में लाया गया था वह सिंपली 1 जुलाई 1924 को यह प्रभाव में लाया गया था। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, MPI बिल रिवेल, यानी जो MPI रिवेल करता है वह चाहे सरफेस क्रैक्स हो या सब सरफेस क्रैक्स हो, दोनों का यह रिवेल करने का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द बर्थ कैपेसिटी ऑफ AC3 टीयर्स LHB कोचेज LWACCN, यानी जो हमारा LHB वेस्टिबुल AC3 टीयर जो कोचेज होते हैं, इस केस में जो नंबर ऑफ बर्थ होता है कैपेसिटी, तो इस केस में हम बात करें तो 72 सीट्स होते हैं। वहीं AC2 टीयर की अगर बात करें हम तो इसमें 54 नंबर ऑफ सीट होता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था वह AC3 टीयर के रिगार्डिंग में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 72 सीट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
एज पर स्टोर कोड चेक डिजिट इन अ पीएल नंबर इज, यानी जो स्टॉक आइटम के लिए जो पीएल नंबर यूज करते हैं, जिसे हम प्राइस लिस्ट नंबर बोला जाता है, यह मेनली जो हमारा 8 डिजिट का कोड होता है, यह जिसमें पहला और दूसरा जो डिजिट होता है वो सिंपली हमारा मेन ग्रुप को, थर्ड और फोर्थ डिजिट सब ग्रुप को, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो 7 डिजिट होता है हमारा, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 डिजिट वो सिंपली हमारा सीरियल नंबर को इंडिकेट करता है, और जो लास्ट डिजिट होता है पीएल नंबर का वह सिंपली इसके चेक डिजिट्स को इंडिकेट करता है, जिसके माध्यम से जो पीएल नंबर का फॉर्मेशन होता है इसको सही है या गलत है इसको जांच किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, लास्ट डिजिट विल इंडिकेट चेक डिजिट्स ऑफ पीएल नंबर। ट्रैम्बलिंग इज डन टू चेक द, यानी जो ट्रैम्बलिंग किया जाता है वो सिंपली जो बोगी के जो स्क्वायरनेस होते हैं उनको जांच करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ग्रीस इज यूज्ड इन रोलर बियरिंग इन आईसीएफ कोचेज। आईसीएफ कोचेज में किस प्रकार के जो रोलर बियरिंग जो यूज किया जाता है उसमें जो ग्रीस यूज किए जाते हैं वो किस प्रकार के ग्रीस यूज किए जाते हैं, तो वह सिंपली लिथियम बेस्ड ग्रीस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, बीसीएन कोड इंडिकेट्स फ्रेट स्टॉक विथ, यानी जो बीसीएन जो होता है बीसीएन वैगन फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत वह सिंपली बोगी कवर्ड एंड न्यूमेटिक 8 व्हीलर वैगन्स को इंडिकेट करता है। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, द वैल्यू ऑफ ग्लोजिनेस ऑफ इनेमल पेंट ऑन कोच बॉडी इज इन रेंज ऑफ, यानी यहां पर बोला गया कि जो कोच बॉडी के ऊपर जो हम इनेमल पेंट्स जो प्रयोग करते हैं इनका जो ग्लोजिनेस जो वैल्यू होता है वह कितने रेंज के बीच होता है। तो ये सिंपली जो इनके ग्लोजिनेस जो वैल्यू होता है वह 60 से लेकर 80 के रेंज में होता है जब हम इनेमल पेंट्स को कोच बॉडी के ऊपर पेंट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां प्रश्न है, व्हाट इज द सेल लाइफ ऑफ इनोकुलम्स बैक्टीरिया यूज्ड इन बायोटैंक्स। बायोटैंक्स के अंतर्गत जो हम इनोकुलम बैक्टीरिया यूज करते हैं इनका जो सेल्फ लाइफ होता है वो कितना होता है। तो सेल्फ लाइफ जो होता है इनोकुलम बैक्टीरिया का, जिसमें हम एनरोबिक बैक्टीरिया यूज करते हैं, इनका सेल्फ लाइफ 3 मंथ होता है। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, SRF 5 कार्ड इज जॉब कार्ड फॉर, यानी जो SRF 5 कार्ड जो यूज में लेते हैं वह जॉब कार्ड होता है। मेनली जो पार्टिकुलर वर्क होते हैं इनके लिए SRF 5 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें जो स्क्वाड वर्क होता है इनके लिए जो SRF कार्ड जो यूज किया जाता है वह SRF 7 का यूज किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो रिप्लेसमेंट के लिए जो हमारा जो कार्ड यूज किया जाता है रिप्लेसमेंट के लिए जो तो वो SRF 6 कार्ड का प्रयोग हम रिप्लेसमेंट पर्पस के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, सॉल्वेंट कंट्रीब्यूट्स द कंट्रोल द डैश ऑफ पेंट, यानी जो पेंट करते हैं इनको मेनली हमारा सॉल्वेंट और जो हमारा सोल्यूट होता है इनके माध्यम से हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है जिसके हमारा विस्कोसिटी को वो कंट्रोल करने का काम करता है। तो सिंपली जो हमारा सॉल्वेंट है वो पेंट के जो विस्कोसिटी होता है, श्यानता होता है, इनको वो कंट्रोल करता है, जिससे हमारा जो पेंट जो है वो आसानी पूर्वक हमारा किसी भी मटेरियल पर पेंट करना हो तो आसानी पूर्वक वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर ए विस्कोसिटी को सिंपली वह सॉल्वेंट कंट्रोल करता है। यहाँ पर आगे बताया गया है कि जो आगे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं स्टेट वेदर द बिलो गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर आगे जितने भी प्रश्न पूछे गए इसमें हमारा ट्रू और फॉल्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जिसमें पहले प्रश्न पूछे गए हैं इसमें डिप्टी CWM इज द ऑक्युपायर ऑफ द वर्कशॉप मैसूर अंडर द फैक्ट्री एक्ट। यानी फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत किसी भी वर्कशॉप के अंतर्गत जो ऑक्युपायर होता है वर्कशॉप का वह सिंपली हमारा PCO होता है, यानी प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। जिनके जो चेयरमैन होते हैं प्रोडक्शन की देखा जाए तो वह CWM होते हैं, यानी चीफ वर्कशॉप मैनेजर जो होते हैं वह सिंपली ऑक्युपायर होते हैं किसी भी वर्कशॉप का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ट्रू हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो 51 के लिए जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो सिंपली हमारा ट्रू हो जाएगा। और जो PCO को जो काम होता है प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का वो सिंपली हमारा जो जितने भी स्टेज के अंतर्गत जो हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज होते हैं वो उसको आसानी से अरेंज पूर्वक कोऑर्डिनेट करके वो सारे स्टेज पर जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं सही पूर्वक हो रहे हैं या नहीं हो रहे इनको मॉनिटरिंग करने का काम होता है। और इसीलिए जो हमारा ऑक्युपायर होता है वह CWM ही होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह CWM होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में बताया गया है डिप्टी CM, तो यहाँ पर हमारा यह गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं जेम के रिगार्डिंग, यानी जेम इज एन प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज। यानी जो हमारा जितने भी गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई जो गुड्स हो या सर्विसेज हो इनको प्रोक्योरमेंट करने के लिए हमारा जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लाया गया है, जिसके माध्यम से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो कि जितने मिनिस्ट्रीज है या डिपार्टमेंट है पब्लिक सेक्टर हो या उससे एफिलिएटेड जितने भी बॉडीज है वो सारे के सारे जेम के माध्यम से ही अपना गुड्स या सर्विसेज को प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट सही है, यानी 52 नंबर्स के लिए यह स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वंदे भारत इज अ कॉम्बो ऑफ ट्रेन सेट टू रन एज अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन। यहाँ पर बोला है कि जो वंदे भारत है वह कॉम्बो पूर्वक एक ट्रेन सेट है जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन के तौर पर रन करता है। तो सिंपली यहाँ पर हम बात करें कि जो वंदे भारत है वह सिंपली हमारा 2 यूनिट्स के रूप में फॉर्मेशन होता है। एक होता है हमारा इंड बेसिक यूनिट जिसमें हमारा DTC मोटर कोच टेलर कोच फिर हमारा मोटर कोच लगा होता है। वहीं हम बात करें जो मिडल बेसिक यूनिट होता है इसमें हमारा नॉन ड्राइविंग टेलर कार यानी NDTC फिर हमारा मोटर कोच फिर हमारा टेलर कोच और फिर हमारा मोटर कोच होता है। इसमें हमारा किसी भी प्रकार की इंजन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, या खुद ही इनके जितने भी मोटर कोच जो हमारे होते हैं इनके नीचे हमारा ट्रैक्शन मोटर्स का प्रावधान है जिसके माध्यम से वह रन करने में कैपेबल होते हैं। इसी पर्पज़ को हमारा इसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन के तौर पर जाना जाता है। यानी जितने भी हमारे मोटर कोच होंगे जितने भी यूनिट के अंतर्गत वहाँ पर प्रत्येक बोगी के ऊपर हमारा फुल्ली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर्स लगाए गए हैं। तो यह स्टेटमेंट हमारा जो बताया गया है प्रश्न के लिए वह ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं ISO 45001 स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट फॉर एन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम EMS। यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम EMS के लिए जो ISO दिया गया है वह 45001 दिया गया है। तो यह गलत है, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है, जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो बताया गया है ISO दिया गया है वह हमारा ISO 4001 दिया गया है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ग्रीन कलर्ड बीन्स आर केप्ट फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एज पर 5S मेथड। यानी जो ग्रीन कलर का जो बीन्स रखा जाता है 5S मेथड के तहत वह एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है।
तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वह ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज नॉट मैंडेटरी, स्टेटमेंट सही है, यानी जो पेंशन का जो कम्यूटेशन संचय है वो मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है इन स्टोर्स प्रोसीजर AAC मीन्स एक्चुअल एनुअल कंजप्शन, यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो AAC का जो सही स्टेटमेंट होता है स्टोर प्रोसीजर्स के अंतर्गत वह एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन होता है, यानी AAC यानी एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन, जो कि यहां पर नहीं दिया गया है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन फॉर डिपॉजिट वर्क अंडरटेकन इन वर्कशॉप इज 12.5%, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सुपरविजन के लिए जो कॉस्ट जो है डिपॉजिट वर्क जो होते हैं वो लिया जाता है वर्कशॉप के अंतर्गत, वो 12.5% होता है, जो कि यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर जो डिपॉजिट वर्क नहीं लिया जाता है, यहाँ पर डिपार्टमेंटल चार्जेज लिया जाता है, डिपार्टमेंटल चार्जेज लिया जाता है। डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत हमारा सिंपली जो मटेरियल हो या बेजेज हो या इसके अलावा जो लैंड से जितने भी हमारे आते हैं उनका हमारा 12.5% होता है, जो कि हमारा डिपार्टमेंटल चार्जेज होता है, जो कि हमारा मटेरियल की या प्लांट के लिए जो कॉस्ट हो या सुपरविजन जो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं इनसे रिलेटेड होता है या सिंपली हमारा डिपार्टमेंटल चार्जेज होते हैं, वो हमारा 12.5% होता है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं सीनियरिटी इज अफेक्टेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स, यानी यहाँ पर बोला गया कि कभी जो कोई कर्मचारी अगर प्रशासनिक स्तर पर अगर उसे ट्रांसफर किया जाता है तो उनके सीनियरिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वह फॉल्स दिया गया है कि अगर वो खुद से यानी सेल्फ मोड में अगर वो करता है तो उसमें सीनियरिटी पर जो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट पर करता है तो वह प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है, यानी गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है WCB कोच इज क्लासिफाइड एज PCB। WCB सिंपली हमारा वेजिटेबल जो बफेट या जो पेंट्री कार होता है इनके लिए हमारा डिनोट किया जाता है WCB। WCB सिंपली हमारा नॉन पैसेंजर कैरिंग पैसेंजर हमारा होता है, इसमें हमारा सिंपली जो खाने वगैरह जो होते हैं हमारे पेंट्री कार जिसे आप बोलते हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो यह बोला गया कि इसको क्लासिफाई PCB के तौर पर किया जा सकता है, पैसेंजर कोचिंग व्हीकल के तौर पर कभी नहीं। यहाँ पर जो हमारा दो तरह का क्लासिफाई किया जाता है PCB यानी पैसेंजर कोचिंग व्हीकल्स, और सेकेंड होता है हमारा अदर कोचिंग व्हीकल्स। तो जो WCB है वो हमारा अदर कोचिंग व्हीकल्स के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है लिक्विड पेनिट्रेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन, यानी जो लिक्विड पेनिट्रेंट होता है जिसे हम DPT टेस्ट वगैरह जो हम करते हैं सरफेस क्रैक्स को डिनोट करने रेक्टिफाई करने के लिए हम, तो यह सिंपली हमारा कैपिलरी एक्शन पर बेस्ड होता है, जिसमें सिंपली हम सबसे पहले हम क्लीनर के माध्यम से कोई भी सरफेस को क्लीन करते हैं, फिर पेंटर जो होता है हमारा रेड कलर का उसका प्रयोग करते हैं, फिर लास्ट में हम डेवलपर जो कि काफ़ी वाइट कलर का होता है जिसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम इसका प्रयोग करते हैं तो जो अगर कोई सरफेस पर क्रैक्स अगर होगा तो वहाँ से आप इंटरनल पार्ट से रेड कलर में वो दिखने लगता है, तो इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि यह यहाँ पर सरफेस क्रैक्स हो रखा है। तो यह सिंपली हमारा कैपिलरी एक्शन पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो सही जो स्टेटमेंट होगा हमारा यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है 10 डिजिट्स अलॉटेड टू एम्प्लॉइज रिक्वायरमेंट रिक्रूटेड अंडर NPS, यानी जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो कर्मचारी रिक्रूट किए गए हैं इनका जो डिजिट होगा NPS का नंबर का वो कितने अंकों का होगा। तो यह सिंपली जो हमारा अंक होता है वो 12 अंकों का 12 डिजिट का होता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में हमारा 10 डिजिट का दिया गया है, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा।
एनपीएस जो कि हमारा सिंपली जो इफेक्टिव में आया था वह 1/1/2004 को प्रभाव में आया था, जिसमें कर्मचारी के बेसिक से 10% कट किया जाता है और गवर्नमेंट अपना 40% इसमें ऐड करते हैं। यह सिंपली जो रिडक्शन होता है जो 10% वह बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस जो होता है इनके 10% को डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न है फ्लैट फेसेस ऑफ 55 mm ऑन आईसीए व्हील इज नॉट अलाउड इन सर्विस। तो यहां पर बोला कि जो हमारा जो कोचेज हो या लोकोमोटिव हो, दोनों केस में जो फ्लैट सरफेस मिनिमम जो हमारा मैक्सिमम है जो अलाउ किया जाता है वो 50 mm पर हम इससे ऊपर हम अलाउ नहीं करते हैं। इसके अलावा वैगन की अगर बात करें मालगाड़ियों की, इसमें जो मैक्सिमम लिमिट रखा गया है वो 60 mm का रखा गया है। चूँकि प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि 55 mm पर हम सर्विस में अलाउ नहीं करते हैं, तो यह ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे ही हमारा 50 mm से एबव क्रॉस करेगा हम उसको सर्विस में अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी 55 mm दिया गया है, तो यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है शोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड एंटी मनी, यानी जो शोल्डर जो हम सिंपली जो यूज करते हैं हम किसी भी परमानेंट बॉन्ड क्रिएट करने के लिए मेटल पीसेस के बीच में, तो इसमें जो हमारा जो शोल्डर होता है वह सिंपली हमारा टीन प्लस लेड का मिक्सचअप होता है। तो यहां पर स्टेटमेंट में टीन एवं एलटी मनी दिया गया है, जो कि गलत स्टेटमेंट यहां पर है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज स्पैम, यानी जो अनचाही यानी अनसोलिसिटेड जो कमर्शियल ईमेल जो होता है उससे हम स्पैम के तौर पर जानते हैं, तो इसे यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर है जो गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन नकल इज इन क्लोज्ड पोजीशन, यानी जो गैप गेज टेस्ट जो होता है उसे हम परफॉर्म करते हैं जब भी हमारा नकल हो बंद स्थिति में हो, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर है राइट एक्सपेंशन ऑफ आईपीएस इज इंटीग्रेटेड पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम। तो यहां पर सिंपली जो हमारा आईपीएस जो होता है हमारा, जो कि हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा जो यूज किया जाता है, इसमें जो इसका फुल फॉर्म होता है वह इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम होता है। यहां पर आईपीएस के माध्यम से ही जो क्लर्क वगैरह होते हैं वो किसी भी कर्मचारी का पेमेंट बनाना हो या किसी भी प्रकार का जो लीव हो, मेंटेनेंस या जो सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आईपीएस के माध्यम से ही किया जाता है, यानी इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि स्टेटमेंट में गलत दिया गया है, तो यहां पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है फंक्शन ऑफ एंटी क्रिप्ट डिवाइस इज टू रेसिस्ट अनलॉकिंग ऑफ सीबीसी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो एंटी क्रिप्ट डिवाइस जो होता है इनका कार्य होता है कि जो हमारा सीबीसी है उनको अनलॉक होने से बचाना होता है, रेसिस्ट करना होता है। तो यह स्टेटमेंट सही है कि जो हमारा एंटी क्रिप्ट डिवाइस जो लगा होता है हमारा नीचे जो हमारा जो रोटेटरी असेंबली होता है वहाँ पर यह होता है, जो हमारा ऊपर जैसे ही हमारा मूवमेंट जब वर्टिकली जब हमारा लॉकिंग पीस जब मूवमेंट करता है चलने के दौरान, तो उस दौरान यह प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही हमारा लॉकिंग पीस हमारा प्रोटेक्ट होता है, इसी प्रकार इससे हमारा जो नकल ओपन नहीं हो पाता और जो कि हमारा अनकम्पलिंग की जो समस्या है उसको भी दूर किया जाता है एंटी क्रिप्ट डिवाइस के माध्यम से। तो यह भी हमारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है हमारा फैटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू विथहेल्ड कंप्रेसिव लोड, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो फैटिक स्ट्रेंथ है मटेरियल का वो इसके एबिलिटी होता है, क्षमता होता है ताकि वह कंप्रेसिव लोड को सह सके। तो यहाँ पर यह स्टेट गलत दिया गया है, क्योंकि जो हमारा फैटिक स्ट्रेंथ होता है किसी मटेरियल का वह सिंपली इसके जो वेरिंग लोड होता है उनको विधेल करता है, ना कि कंप्रेसिव लोड को। कंप्रेसिव लोड के लिए जो मिलनी जो होता है सहने के लिए वह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव
स्ट्रेंथ होता है, जिसे हम टफनेस के तौर पर भी आप बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से ही जो कोई मटेरियल है वह किसी भी कंप्रेसिव लोड को वह विदहोल्ड कर सकता है। तो यह भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, चीजल फॉर कटिंग स्टील प्लेट्स इज मेड ऑफ एनिलेड स्टील, यानी जो चीजल जो हम कटिंग करते हैं स्टील प्लेट्स को वगैरह को, वह सिंपली हमारा यह बना होता है वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो यहाँ पर यह भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है, फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज क्लासिफाइड एज क्लास सी। तो यहाँ पर बोला गया कि जो फायर इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के माध्यम से, वो उसको हम क्लास सी के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो क्लास ए में हमारा जो वुड हो, पेपर हो, प्लास्टिक वगैरह जितने भी क्लासेस के जो हमारा फायर्स होते हैं उसे हम क्लास ए के अंतर्गत रखते हैं। ए के अंतर्गत हमारा वुड, पेपर वगैरह होते हैं। वहीं क्लास बी की अगर बात करें हम, तो क्लास बी के अंतर्गत हमारे जितने भी फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं जैसे ग्रीस, डीजल, पेट्रोल वगैरह क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। जबकि क्लास सी के अंतर्गत हमारा जो इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी हमारे कंप्लायंसेज होते हैं इनको रखा जाता है। जबकि क्लास डी के अंतर्गत जितने भी मेटल से रिलेटेड जो हमारा फायर्स होते हैं उसे हम क्लास डी के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा सही दिया गया है, ट्रू स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, देयर आर 02 हॉरिजेंटल लेवलिंग बाल्व फिटेड इन 1 एयर स्प्रिंग बोगी, यानी एक एयर स्प्रिंग बोगी में जो 2 हॉरिजेंटल लेवलिंग बाल्व फिटेड होता है। तो यह स्टेटमेंट सही दिया गया है, क्योंकि एक बोगी के ऊपर 2 एयर बेल्लो होते हैं और प्रत्येक एयर बेल्लो को मेंटेन करने के लिए हमारा एक लेबलिंग हॉरिजेंटल लेबलिंग बाल्व लगा होता है, जिसके माध्यम से हम एयर स्प्रिंग बेल्लो को मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है, SA4 इज इशूड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिशियल्स इन D&AR, यानी जो अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत जो अपॉइंटमेंट किया जाता है इंक्वायरी ऑफिशियल्स को, वह सिंपली SF7 स्टैंडर्ड फॉर्म के माध्यम से किया जाता है, न कि SF4 के माध्यम से। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। SF4 के माध्यम से सिंपली जो रिवोकेशन होता है, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन होता है, वो SF4 के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, वाइल इंडेंटिंग मटेरियल PAC मिस प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, यानी जब भी हम मटेरियल को इंडेंटिंग करते हैं तो इस दौरान जो हम PAC सर्टिफिकेट का जो यूज करते हैं इसका मतलब होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। इसको जो जारी किया जाता है वह सिंपली यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, और यह तब जारी किया जाता है जब कोई भी आइटम्स को बिना काम नहीं चल सकता और कोई पार्टिकुलर फर्म्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो। तो इसके बाद यह PAC यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। फिर स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा यह सिंगल टेंडर के माध्यम से परचेज किए जाते हैं, पार्टिकुलर जो भी आइटम की रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, CTRB मिस कंप्लीटली टेक्सटेड रोलर बियरिंग। तो यहाँ पर CTRB का मतलब होता है कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग होता है। तो यहाँ पर भी यह स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तो यहाँ नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं, व्हाट कम्स नेक्स्ट AZCX-FU। तो यहाँ पर सिंपली AZCX और FU दिया गया है, नेक्स्ट टर्म पूछा गया है। तो सिंपली यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर +2 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पर +3, यानी एक की संख्या में बढ़ रहा है। यहाँ पर आप +4 जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर J आ जाएगा। फिर सेकेंड वाले में यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर में -2 -3, फिर यहाँ पर -4 जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर आपका Q निकल कर आएगा, यानी JQ अगला यहाँ पर टर्म होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न है, इन अ रो ऑफ ट्री ए ट्री इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड द 14 फ्रॉम द राइट एंड, देन हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द दैट रो। यानी ये कोई एक रो में एक ट्री है, वह 7वां है लेफ्ट से और राइट से वह 14 पर स्थान पर है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ द ट्री पूछा गया है कि उस रो में कितना होगा। तो सिंपली आप 7 प्लस, यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक ट्री में यहाँ पर दोनों कॉमन में आ रहे हैं, तो सिंपली आप 7 प्लस 14 माइनस 1 कर दे तो आपका 20 निकल कर आएगा, जो कि इस रो में अवेलेबल नंबर ऑफ ट्री होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, ए क्यूबिक मीटर ऑफ आयरन वेट 50 kg, देन अ बीम मेड ऑफ सेम विथ साइज ऑफ 9 मीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर वेट। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोई बीम है वह बना हुआ है एक 50 kg वेट वाले क्यूबिक की जो आयरन का बना हुआ है। यहाँ पर 1 मीटर क्यूब का वैल्यू यहाँ पर 50 kg दिया गया है और यह बीम बना हुआ है सिंपली 9 मीटर 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का। तो उस बीम पार्टिकुलर बीम का जो वेट होगा वो कितना होगा। तो सिंपली जब भी कोई इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, सिंपली इसको वॉल्यूम निकाल ले। तो वॉल्यूम के लिए सिंपली जो होता है हमारा वो L इंटू बी इंटू एच होता है। तो सिंपली यहाँ पर जो केजी में दिया गया है और मीटर क्यूब में सबसे पहले यूनिट को कन्वर्ट कर ले। तो 9 मीटर यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, 14 बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा और यहाँ पर 20 बाई 100 हो जाएगा मीटर में जैसे हम कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो सिंपली तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो निकल कर आएगा वो 18 बाई 25 निकल कर आएगा, जो कि यहाँ पर मीटर क्यूब में होगा। चूँकि हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर यहाँ पर 50 kg है, तो यहाँ पर 18 बाई 25 मीटर क्यूब के लिए 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पर जो वेट निकल कर आएगा बीम का वो 36 kg निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर प्रिज्म हैविंग बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर इज डैश मीटर क्यूब। यानी कोई स्क्वायर प्रिज्म है, इनका जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो चारों बेस इसका 10 सेंटीमीटर ही होगा और इसका हाइट है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म स्क्वायर प्रिज्म पूछा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म की अगर बात करें हम, तो यह सिंपली बेस एरिया इनटू हाइट होता है। तो बेस एरिया सिंपली जो हमारा चारों बेस है इसका सेम है, तो सिंपली 10 इंटू 10 हो जाएगा इसका बेस एरिया और हाइट इसका 8 दिया गया है। तो सिंपली जो यहाँ पर निकल कर आएगा वो 800 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशन दिए गए हैं बेस और हाइट का वह सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर 800 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार चले तो यहाँ पर हमारा मीटर क्यूब में पहले कन्वर्ट करना है। तो चूंकि 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर सिंपली क्यूब के फॉर्म में अगर करेंगे आप तो यहाँ पर सिंपली 3 बार आपको यहाँ पर बाई में डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तब जाकर यह मीटर क्यूब में हो जाएगा। सिंपली 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर जो निकल कर आएगा वह 0.0008 मीटर क्यूब निकल कर आएगा, जो कि मीटर के डायमेंशन में होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है,
कैलकुलेट 0.05 इंटू 0.09 इंटू 5 दिया गया है। सिंपली पॉइंट जैसे ही हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक यहाँ पर नंबर्स है तो 1 00 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 1, उसके बाद 2 प्लेस तक नंबर है तो 00 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका 225 आएगा। नीचे में आपका 4 टाइम तक 0 है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कट लगाएंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वह 0.0225 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, इफ 30% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 12.6 व्हाट इज द नंबर। यानी कोई नंबर x है, इसका 30% जो है यानी 30/100 जो है वह 12.6 है। जैसे पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 प्लेस तक यहाँ पर नंबर्स है तो केवल 10 एक टाइम्स में आएंगे। यहाँ पर 10 से 10 कट हो जाएगा, फिर 10 से यहाँ पर 10 कट हो जाएगा, फिर 3 से जैसे ही 126 में डिवाइड करेंगे आप तो आपका 42 निकल कर आएगा, जो कि यह पार्टिकुलर नंबर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 8 की पावर 3 फिर इंटू 8 2 फिर यहाँ पर दिया गया है कि 8 के पावर -5 दिया गया है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है कितना होगा। तो सिंपली आप जानते हैं कि जैसे ही आप मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो सारे को हम ऐड करते हैं। तो सिंपली हमारा यहाँ पर 8 बेस सेम है, सिंपली हम 3 + 2 और यहाँ पर हमारा ऑलरेडी माइनस में था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह 5 आ जाएगा, तो 5 से 5 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 8 के पावर 0 निकल कर आएगा। किसी भी संख्या बेस का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ पिरामिड हुज एरिया ऑफ द बेस इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह पिरामिड की रिगार्डिंग पूछा गया है। तो पिरामिड के लिए जैसे हम अगर बात करें वॉल्यूम निकालना हो तो पिरामिड का वॉल्यूम जो होता है वह होता है सिंपली 1/3 एरिया इनटू हाइट होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा बेस एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ बेस हमारा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट हमारा 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सिंपली आप 3 से 10 टाइम में कट जाएगा, 75 सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पर एरिया दिए गए प्रश्न के लिए पिरामिड का आएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ अ कारपेट 63 सेंटीमीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 40 मीटर बाय 9 मीटर। यानी कोई रूम है 14 बाय 9 मीटर का, इसमें बोला गया है कि जो कारपेट है 63 सेंटीमीटर का, तो उसका कितनी संख्या में हमारा कितने मीटर्स में रिक्वायरमेंट होगा वो पूछा गया है। यानी कोई कारपेट है 63 सेंटीमीटर का, तो इसका टोटल कितने मीटर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न के लिए जो हमारा 14 बाई 9 मीटर दिया गया, इस फ्लोर का एरिया सिंपली हम निकाल लेंगे। तो फ्लोर का एरिया निकालने के लिए हमारा सिंपली जो हमारा यह हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है तो 14 × 9 सिंपली कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 126 मीटर स्क्वायर इसका फ्लोर का एरिया निकल कर आ जाएगा। चूँकि एक का हमारा यहाँ पर 63 सेंटीमीटर वाइड है तो 63 यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर उसका हमारा निकल कर आ जाएगा कितने यहाँ पर इसका लेंथ होगा। तो जैसे ही यहाँ पर ये हमारा सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर हम सिंपली 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये वाला 100 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर 126 × 100 बाई यहाँ पर 63 होगा, तो 63 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पर आप 200 मीटर्स
यहाँ पर कारपोरेट की रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नेड ऑन RS 16,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कुछ चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जिसमें यहाँ पर प्रिंसिपल है वो 60,000 रुपये दिया गया है, टाइम पीरियड 2 ईयर से, और रेट जो है वो 5% दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपली जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपली जो फार्मूला होता है वो P प्रिंसिपल अंडर ब्रैकेट अगर बात करें तो 1 प्लस रेट बाई 100, और जो यहाँ पर टाइम पीरियड होता है -1 होता है। सिंपली वैल्यू को पुट कर दे तो यहाँ पर 60,000 आपका यहाँ पर वैल्यू पुट करना होगा। 1 प्लस R यहाँ पर हमारा रेट जो है वो 5% रेट दिया गया है, और टाइम पीरियड हमारा 2 ईयर्स दिया गया, -1 सिंपली कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा निकल कर आएगा वो 60,000, और जो हमारा 1 प्लस जो हमारा 5/100 था, तो यहाँ पर सिंपली हम जब हम 20 टाइम्स में कट करेंगे तो हाँ यहाँ पर हमारा जो निकल कर आएगा वो 21/20 हो जाएगा। 2 टाइम्स यहाँ पर हमारा ईयर है तो 21/20 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर 21 × 21 जैसे करेंगे मल्टीप्लाई तो 441 माइनस 400 होगा बाई 400 होगा। तो यहाँ पर जो निकल कर आपका जो आएगा वो 60,000 × 41/400 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर सिंपली 2 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पर आपका 150 टाइम्स में कटेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप 150 × 41 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो 6,150 रुपीज़ निकल कर आएगा, जो दिए गए प्रिंसिपल के आधार पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, आई विल राइट अ लेटर टू यू टेंटेटिवली डैश द डेट ऑफ द प्रोग्राम। यानी यहाँ पर बोला गया है कि मैं एक लेटर लिखूंगा आपके पास टेंटेटिवली इंडिकेटिंग द डेट ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के डेट को इंडिकेट करते हुए मैं लेटर एक आपको लिखूंगा। तो यहाँ पर इंडिकेटिंग यहाँ पर सही यहाँ पर फील हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, इंग्लिश डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश है वो ऑल ओवर के ऊपर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो यह एक पैसिव वॉइस के फॉर्म में बनाया गया स्टेटमेंट, यानी जब भी कोई सब्जेक्ट को प्रॉपर उसी के द्वारा करवाया जाता है तब उसको हम पैसिव वॉइस के तौर पर जाना जाता है। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश को पूरे विश्व में बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, ऑथोरिटी व्हेन इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द मोरल प्योरिटी ऑफ इट्स यूजर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ऑथोरिटी क्रम्बल्स व्हेन इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द मोरल्स ऑफ प्योरिटी ऑफ इट्स यूजर, यानी ऑथोरिटी वहाँ पर क्रम्बल्स हो जाता है जब उसको अपने यूजर्स के द्वारा मोरल प्योरिटी के आधार पर सपोर्ट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर क्रम्बल्स इसका सही यहाँ पर फिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, द नेशनल डेब्ट डैश एट एन अलार्मिंग रेट देयर बाय द कॉजिंग कंसर्न अमॉन्ग इकोनॉमिस्ट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो द नेशनल डेब्ट्स हैज बीन ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट देयर बाई कॉजिंग अ कंसर्न अमॉन्ग द इकोनॉमिस्ट, यानी जो राष्ट्रीय जो नेशनल जो डेब्ट्स है वो अलार्मिंग रेट से जो इंक्रीज कर रहा है, जिससे जो इकोनॉमिस्ट के बीच जो चिंताएं हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट यहाँ पर हैज बीन ग्रोइंग स्टेटमेंट सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, जोशी इज टू डैश टू बी डिसीव्ड इजिली, यानी जोशी इज इंटेलिजेंट
टू बी डिसीव्ड इजली, यानी जोशी इतना बुद्धिमान है कि उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। या यहाँ पर जो पॉजिटिव डिग्री या जो कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री वगैरह होते हैं उस फॉर्म में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, जिसमें जब भी हमारा कोई टू अगर यहाँ पर लगाया जाता है तो उसके बाद यहाँ पर हमारा केवल पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो इसमें यह प्रश्न जो था कि जोशी इज टू इंटेलिजेंट, यानी जोशी इतना तेज तरार है कि टू बी डिसीव्ड इजली, यानी उसको आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है फॉर अ लॉट साइज अबव 1000 द सिंपल साइज इज, यानी जब भी कोई लॉट साइज अगर 1000 से अबव होता है तो उस केस में जो सिंपल साइज है वो 32 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द साइज ऑफ एन A4 डेजिग्नेशन ट्रिम्ड ड्राइंग व्हील शीट इज, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो A4 डेजिग्नेशन ट्रिमिंग जो ड्राइंग शीट्स होते हैं इनका साइज क्या होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह होते हैं उसके अंतर्गत यह पूछा जाता है, जिसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म के जो ISO के द्वारा जो दिया गया है वो A0 से लेकर A1, A2, A3, A4 और A4 तक यहाँ पर बताया गया है। जिसमें यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया वो A4 के रिगार्डिंग पूछा गया है कि जो ट्रिमिंग शीट्स होगा उसका साइज क्या होगा। तो वह सिंपली 210 इंटू 297 के रेंज में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है सोलर सेल्स आर मेड ऑफ, यानी जो सोलर सेल्स होते हैं वह सिंपली जो सिलिकॉन होता है सिलिको उनका बना होता है और यह मेनली फोटोवोल्टानिक सेल्स पर यह बेस्ड होता है, जिसको कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं उनको सिंपली हमारा कन्वर्ट करके लाइट को डायरेक्टली जनरेट करता है बाय या फोटोवोल्टानिक इफेक्ट के प्रभाव के आधार पर। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सिलिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सेक्शन 19 ऑफ फैक्ट्री एक्ट डिस्कस अबाउट द, यानी जो फैक्ट्री एक्ट के जो सेक्शन 19 है वह सिंपली लेटेक्स एवं इरेंस को यह डिस्कस करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें जो ड्रिंकिंग वाटर है यह सिंपली सेक्शन 18 से यह डिस्कस किया जाता है। लाइटनिंग की अगर बात करें हम तो लाइटनिंग सेक्शन 17 के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है, जबकि आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की अगर बात करें तो यह सेक्शन 15 के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है एज पर फैक्ट्री एक्ट के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश इज प्रोवाइडेड टू रिसाइकल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बिफोर डिस्पोजल इन अ फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री में डिस्पोजल करने से पहले यानी रिसाइकल से पहले अगर बात करें हम वेस्ट जो होता है हमारा वह ETP के माध्यम से प्रोवाइड रिसाइकल किया जाता है, जो कि हमारा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है अंडर द फैक्ट्री एक्ट मैक्सिमम डैश एंड एम्प्लॉइज कैन बी इंगेज टू वर्क विदाउट रेस्ट, यानी यहाँ पर बोला गया कि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार मैक्सिमम कितने घंटों तक कर्मचारी को लगातार इंगेज किया जा सकता है बिना रेस्ट के। तो मैक्सिमम 5 आवर्स तक आप इंगेज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG, DCRG का यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट पूछा गया कितना होगा। DCRG सिंपली डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी होता है। तो यह मैक्सिमम जो दिया जाता है इसके अंतर्गत जो अमाउंट वह 20 लाख मैक्सिमम दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। DCRG होता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग रीयूजिंग एंड डैश रिसोर्सेज इज ऑफन कॉल्ड द 3 Rs ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। जो 3 R वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है इसके अंतर्गत रिड्यूसिंग रीयूजिंग और उसके बाद जो होता है वह रिसाइकलिंग होता है, यानी सबसे पहले कम किया जाए फिर रीयूज किया जाए फिर उसके बाद रिसाइकिल किया जाए। यह प्रोसेस होता है 3 R का, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रिसाइकलिंग।
नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द लेटेस्ट ई कोली लिमिट्स इन बायो टॉयलेट डिस्चार्ज वाटर इज डैश। यानी जो लेटेस्ट जो बायो डिस्चार्ज टॉयलेट्स के अंतर्गत जो लाया गया वाटर के अंतर्गत, वह लेटेस्ट जो को लिमिट जो लाया गया कोली लिमिट वह 10 के पावर 8 टाइम्स तक लाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर प्लेसिंग एन एम्प्लॉयज अंडर सस्पेंशन। यानी सस्पेंशन में किसी कर्मचारी को प्लेस करने के लिए जो फॉर्म यूज किया जाता है वो सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म SF1 का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स कर्नाटका फॉल्स अंडर डैश रीजन। यानी कर्नाटका जो स्टेट है वह ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा के अनुसार रीजन सी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन विच ऑर्डर आर द स्टेशन अनाउंसमेंट मेड इन ट्रायंगुलर। यानी ट्रायंगुलर में जो स्टेट के जो अनाउंसमेंट किया जाता है वह सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज यानी प्रादेशिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, फिर हिंदी लैंग्वेज, फिर लास्ट में अंग्रेजी लैंग्वेज में अनाउंसमेंट स्टेशन का किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रीजनल हिंदी एंड लास्ट इंग्लिश। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ RBA। RBA का फुल फॉर्म होता है राजभाषा अधिकारी होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी इन साउथ वेस्टर्न रेलवे। साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो OLIC का जो जोनल स्तर पर जो चेयरमैन होते हैं वह उस जोन का जनरल मैनेजर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी। सेंट्रल हिंदी कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वह सिंपली प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो हिंदी कोर्स जो एलिमेंट्री हिंदी कोर्स रखा गया है वह प्रबोध रखा गया है। यानी इसे हम हिंदी फॉर्म में प्रारंभिक हिंदी कोर्स बोला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगर प्रश्न में अगर फाइनल हिंदी कोर्स होता तो इसमें उत्तर प्राग इसका सही उत्तर होता। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट आर ऑल द 3 रीजन्स आर क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। यानी ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के अनुसार जो 3 रीजन्स क्लासिफाई किए गए हैं वह A रीजन्स, B रीजन्स और C रीजन्स रखा गया है नाम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी एंड द स्क्रिप्ट इज देवनागरी। यानी जो भारतीय संविधान के अनुसार जो हिंदी को जब अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को, तब ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी और जो इसके जो स्क्रिप्ट रखे गए थे, लिपि रखे गए थे, वो देवनागरी लिपि रखा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है विच मिनिस्ट्री टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन पर्टेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन है वह लिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर एवरी ईयर डैश इज ऑब्जर्व्ड एज अ हिंदी डे टू प्रमोट राजभाषा। यानी प्रत्येक वर्ष कब हिंदी डे के तौर पर मनाया जाता है ताकि राजभाषा को प्रमोट किया जा सके। तो प्रत्येक 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो राजभाषा को प्रमोट किए जा सके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।